दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे ग्लोबल साउथ। भारत ग्लोबल साउथ से जुड़े हुए तमाम इशू को देखेंगे। दोस्तों यदि 69 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं कि सारा प्रश्न मेरा पढ़ा हुआ है, तो आप टीम GCSIS का 125 PDF और उसके वीडियो को देखकर जा सकते हैं। आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 49 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को लगता होगा कि हर वीडियो में आप ये क्यों बोलते हैं, प्रचार क्यों करते हैं। दोस्तों ये प्रचार ही तो मेरा ऊर्जा देता है। अगर यह प्रचार नहीं होगा और मेरा बैच नहीं चलेगा तो हम फ्री में क्यों पढ़ाएंगे। मेरा सवाल ही नहीं है। इसलिए ये वीडियो बनाते हैं, प्रचार करते हैं। इससे क्या होता है कि मेरा जो है, इससे जिनको अच्छा लगता है वो मेरा बैच ज्वाइन करते हैं। समझ रहे हैं? यही है। अगर बैच नहीं चलेगा तो हम थोड़ी पढ़ाएंगे, दूसरा काम करेंगे, या जो हम पहले कर रहे थे वो करेंगे। तो ये स्थिति है। तो आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए कि आप हर बार, मुझे भी लगता है कि हम जब हर बार वीडियो में जो बोलते हैं तो मेरे मन में भी बातें आती है कि आप लोग क्या कहते होंगे कि हर वीडियो में प्रचार करते हैं। मुझे भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमको, मेरा यह जो है, हम काम करते हैं तो हमको काम करने में बुरा क्यों लगेगा। तो इसलिए आपको स्पष्ट कर दिए हैं कि होता क्या है कि जब मेरा बैच चलता है, लोग एडमिशन लेते हैं, तो हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। आज जब लोग एडमिशन नहीं लेंगे, अगर हम कुछ थोड़ा बहुत नहीं कमाएंगे, तो फिर हमको भी पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही याद रखिएगा। क्योंकि यूट्यूब पर हमको यूट्यूब से पैसा वैसा नहीं मिलता है। मेरा वीडियो का व्यू जो है 50 गो रहता है, 100 गो रहता है। और इधर हाल में क्या हुआ है कि चैनल लोग बड़ा अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों एक बात सुन लीजिए, न हम किसी को बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। आज तक मैं जीवन में कभी बोला ही नहीं हूँ, ना आगे बोलूंगा। जिसको अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करेगा, नहीं अच्छा लगता नहीं करेगा। हम क्यों कहने जाएंगे आपको सब्सक्राइब कीजिए चैनल, सवाल ही नहीं है। हम क्यों कहेंगे कि फ्री में आप मेरा पक्ष लीजिए, सवाल ही नहीं है। इसलिए हम इस मामले में बहुत ओपन हैं। न हम किसी से उम्मीद किए हैं, न अपेक्षा करते हैं। किसी भी चीज की उम्मीद और अपेक्षा आज तक किसी से नहीं किए हैं। जो कुछ करता हूं अपने मन से करता हूं और आगे भी अपने मन से करूंगा। ये स्थिति है। इसलिए जिसको भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब अपना करते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है अनसब्सक्राइब करते हैं। हो सकता है शुरुआत में उनको अच्छा लग रहा होगा, बाद में अनसब्सक्राइब जो है लोग कर देते हैं। तो मुझे इससे कुछ दिक्कत नहीं है। हम कभी किसी को बोलने भी नहीं जाते हैं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कभी भी जीवन में आज तक नहीं बोला हूँ और मुझे लगता है कि मैं आगे भी नहीं बोलूँगा। इस मामले में आप याद रखिएगा। और ये भी सुन लीजिए कि हम वीडियो में प्रचार करते हैं अपने कंटेंट का, इससे मेरा एडमिशन बढ़ता है, एडमिशन होता है। अगर एडमिशन नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ये भी आपको कह दिए हैं। तो ये स्थिति है, सब अपनी जगह पे है। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो संजू ग्लोबल साउथ, आज हम अपने बारे में ही बता दिए आपको। तो ग्लोबल साउथ क्या है, पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ग्लोबल साउथ एक शब्द है जो एशिया में जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल को छोड़कर, ओशिनिया में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, और अफ्रीका के सारे देश, लैटिन अमेरिका के देशों, कैरिबियाई देशों को संबोधित करता है। समझ रहे हैं? यानी ग्लोबल साउथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया के देशों को संबोधित करता है। इसमें कुछ देश बाहर हो जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और इजराइल को छोड़ दीजिएगा तो सारे इस क्षेत्रों में ओशिनिया, एशिया, अफ्रीका, लैटिन, कैरिबियाई देश जो होता है, सारे जो है ग्लोबल साउथ के देश माने जाते हैं। ग्लोबल साउथ के ये स्थिति है। अब ये जानना है कि सारे देश ग्लोबल साउथ क्यों माने जाते हैं।
तो जैसा कि आप जानते होंगे कि पूरे विश्व को सामाजिक आर्थिक विकास के मानदंड पे विश्व को दो भागों में बांटा गया है, एक ग्लोबल नॉर्थ, एक ग्लोबल साउथ। तो ये जो देश है ग्लोबल साउथ के देखेंगे तो दक्षिण में पड़ता है। तो पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विश्व, पूरे विश्व को सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ग्लोबल नॉर्थ के देश, ग्लोबल साउथ के देश। तो ग्लोबल नॉर्थ के देश जो है पश्चिमी देश, यूरोपीय यूनियन के देश होता है, अमेरिका हो गया अमूमन। लेकिन उसमें जो है ग्लोबल नॉर्थ में जापान भी आ जाता है, दक्षिण कोरिया भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, न्यूजीलैंड भी आ जाता है और इजराइल भी आ जाता है। तो एक फिक्स डिवीजन नहीं है सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पे। तो जो ग्लोबल नॉर्थ के देश है वह जो विकसित देश है, उनकी प्रति व्यक्ति आय उच्च है, जीवन की गुणवत्ता उनकी बहुत हाई है, ऊंची जीवन की गुणवत्ता है, समझ रहे हैं। और ग्लोबल साउथ के देश है वो अपेक्षाकृत ग्लोबल नॉर्थ से पिछड़ा है, सामाजिक आर्थिक विकास के मापदंड पे कमजोर है, उनकी प्रति व्यक्ति आय कम है, समझ रहे हैं। ये विकास की राह पर है, यानी विकास कर रहा है। लेकिन आज भी जो है वैश्विक एजेंडे निर्धारित करने में ग्लोबल नॉर्थ का ही दबदबा है। विश्व भर में आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है G20, G7 या यूएनओ, IMF, WTO, इसमें ग्लोबल नॉर्थ का ही दबदबा है। यानी जो अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन का देश है, उसका ही जो है बिल्कुल दबदबा है। समझ गए होंगे ग्लोबल नॉर्थ। अब हम देखेंगे भारत का ग्लोबल साउथ के साथ संबंध हम देखेंगे। देखिए भारत का ग्लोबल साउथ के साथ संबंध देखेंगे तो भारत का ग्लोबल साउथ के देशों का यानी एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, इन देशों के साथ अगर संबंध देखेंगे तो भारत का सभ्यतागत संबंध है एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो है इन सब क्षेत्रों के साथ जो है संबंध है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है प्राचीन काल में, चोल काल में, पल्लव काल में, इसमें देखें दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, आधुनिक काल में जो है अफ्रीका के साथ जो है संबंध रहा है ब्रिटिश शासन काल में। तो सभ्यतागत संबंध है ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत का। दूसरा है राजनीतिक संबंध। देखिए भारत और ग्लोबल साउथ के जो नेता है वो एक दूसरे देशों की यात्रा करते रहते हैं। अब कभी अफ्रीका के, कैम्बिया के राष्ट्रपति, कीनिया के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, उसके बाद जो है वियतनाम के, इंडोनेशिया के, फिजी के, समझ रहे हैं, अर्जेंटीना के। तो अलग अलग देशों के जो ग्लोबल साउथ के देश है उन देशों के नेताओं का भारत की यात्रा, भारत के प्रधानमंत्री भी इन देशों या विदेश मंत्री या उच्च स्तरीय नेता यात्रा करते रहते हैं। इससे दोनों देशों के बीच जो है निरंतर संबंध जो है भारत ग्लोबल साउथ के देशों के साथ संबंध गतिशील रहता है। इसके अलावा बहुपक्षीय मंच जैसे यूएनओ, WTO, IMF, इसमें जो है विश्व के सभी देशों का, लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व है। और इस मंच पर जो है भारत जो है एक दूसरे देशों की यात्रा जो है पक्ष लेता है, समर्थन करता है, समझ रहे हैं, मिलता है। तो इससे भी जो है संबंध गतिशील रहते हैं। प्रवासी, देखिए भारतीय प्रवासी विश्व के लगभग सभी ग्लोबल साउथ के सभी देशों में आपको मिल जाएंगे। आप देखेंगे द्वीपीय देश देखेंगे, प्रशांत महासागर द्वीपीय देश, फिजी हो, पापुआ न्यू गिनी हो, मिस्र में देख लीजिए, अभी इजराइल, मिस्र में इजराइल तो विकसित ग्लोबल साउथ में नहीं आता है, संयुक्त अमीरात में देख लीजिए, अर्जेंटीना में देख लीजिए, वियतनाम में, इंडोनेशिया, थाईलैंड में देख लीजिए, हर जगह आपको भारतीय मिलेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में गिरमिटिया प्रथा था और उस प्रथा के माध्यम से जो है जो गिरमिटिया प्रथा के तहत अनुबंध होता था, इस अनुबंध के माध्यम से भारतीय जो है एक निश्चित अवधि के लिए काम के लिए, ब्रिटिश सरकार के काम के लिए जो है अलग अलग अफ्रीकी देश, कैरिबियाई देश में जो है जाते थे। 7 साल का अनुबंध होता था, 10 साल का अनुबंध होता था, 5 साल का अनुबंध होता था और एक निश्चित अनुबंध के बाद उनकी स्वतंत्रता होती थी, क्या तो काम स्वतंत्र मजदूर के रूप में वही बस जाए और नहीं तो वह वापस इंडिया जाए। तो बहुत सारे लोग रह गए, जैसे फिजी, पापुआ न्यू गिनी, सब देशों में
दक्षिण अफ्रीका में रह गया था। तो प्रवासी भारतीय है भारत और ग्लोबल साउथ के देशों को आपस में सेतु का काम करता है। सांस्कृतिक संबंध, आज जो है भारतीय फिल्म, बॉलीवुड, भारतीय भाषा, भोजपुरी गाना भी फिजी में चलता है, हिंदी फिल्मी गाना चीन में बहुत प्रचलित है। अभी शाहरुख खान का फिल्म आया था जवान, वो पूरे वैश्विक स्तर पर धमाल मचाया था, भारत में भी कमाई किया था। इसके अलावा उसकी बाहरी कमाई भी बहुत थी। तो अलग अलग देशों में चलता है। इसके अलावा भोजन, भारत की भोजन बड़ी प्रसिद्ध है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है दक्षिण एशियाई देशों को भारत में इलाज कराने के लिए आकर्षित करता है। स्वास्थ्य टूरिज्म में, हेल्थ टूरिज्म में, शिक्षा, कई अफ्रीकी देश के छात्र भारतीय विश्वविद्यालय उन व्यावसायिक संस्थान में जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में दूर दराज से लोग जो है पढ़ने आते थे, समझ रहे हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। तो भारतीय शिक्षा, खान पान, भाषा, धर्म, ये जो है भारत और ग्लोबल साउथ के बॉलीवुड फिल्म, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों को जो है आपस में जोड़ने का काम करता है। व्यापारिक और आर्थिक संबंध, जैसा कि जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत का व्यापारिक संबंध जो है ग्लोबल साउथ के देशों से रहा है। उसके बाद चोल काल में, पल्लव काल में, कुषाण काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता रहा है। 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से एकीकृत किया। उसके बाद व्यापारिक साझेदारी जो है इन देशों के साथ भारत का बढ़ गया है, व्यापारिक साझेदारी। उसके बाद स्वास्थ्य संबंध है। अभी कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत किया था। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत सरकार 100 से अधिक देशों को 300 मिलियन जो है खुराक जो है प्रदान किया है। तो ये भारत और ग्लोबल साउथ के साथ संबंध है। अब जो है ग्लोबल साउथ के आवाज बनने के लिए, यानी ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का वैश्विक प्रोफाइल बहुत बढ़ गया है। अब भारत इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो ग्लोबल साउथ के जितने भी देश है उसकी जो है वह जो है नेतृत्व कर सकता है। तो आखिर भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है, यानी ग्लोबल साउथ का आवाज बनने के लिए, यानी जितनी भी विकासित कंट्री है विश्व में उसकी आवाज बनने के लिए भारत क्या क्या प्रयास किया है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अभी हाल में अफ्रीकी संघ को G20 संस्था भारत की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ 9 से 11 सितंबर के बीच। इस 9 से 11 सितंबर के बीच जो है भारत के प्रयास से 55 देशों, अफ्रीकी संघ जो है 55 अफ्रीकी देशों का संघ है, उसको G20 की अस्थायी सदस्यता जो है दिलाया है भारत। एक ग्लोबल साउथ को नेतृत्व करने के लिए, आवाज बनने के लिए भारत के प्रयासों से G20 में अफ्रीकी संघ को जो है शामिल कराया गया है। भारत की भूमि से और प्रयास से पहले पड़ोस की नीति और विस्तारित पड़ोस की नीति। देखिए भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जैसा कि म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, इन देशों के साथ, श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को में विशेष प्राथमिकता देने के लिए पहले पड़ोस की नीति 2008 में लॉन्च किया था। फिर पश्चिम एशिया के देश, दक्षिण एशिया के देश, जापान, कोरिया, ये सब आसियान के देश के साथ अपने साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए, जोड़ने के लिए विस्तारित पड़ोसी नीति को लॉन्च किया। इसके माध्यम से भारत सरकार प्रशांत महासागर, मतलब हिंद प्रशांत के जितने भी देश है वो सब भारत की विस्तारित पड़ोसी की नीति का जो है भाग है, अपने संबंधों को ठीक करने के लिए लाया है। इस नीति के माध्यम से जो पड़ोस के देश है उसके आगे के पश्चिम एशिया के संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, आसियान के जो इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब जो देश है, जीपी देश है, इसको जो है जोड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है भारत का एक पहल है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा। इसके तहत जो है
अभी 109 देश जो है इसके सदस्य बन चुका है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से, समझ रहे हैं, ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट कर रहा है, जोड़ रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद वैश्विक अवसंरचना और निवेश पल। अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस विशेष कार्यक्रम में वैश्विक अवसंरचना निवेश पहल का एक विशेष कार्यक्रम था। इस पहल के तहत, इस पहल में भारत भी शामिल है, समझ रहे हैं। इस पहल के माध्यम से भारत जो है, इस पहल के माध्यम से भारत विकासशील देशों में, ग्लोबल साउथ के देशों में बुनियादी ढांचा के लिए जो है बेहतर करने के लिए जो है प्रयास कर रहा है। बुनियादी ढांचा के निवेश को, विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा को बेहतर कर सतत विकास प्राप्ति में जो है योगदान करने के लिए इसको लॉन्च किया है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, शॉर्ट में आ जाएगा। अभी ग्लोबल साउथ समिट, अभी भारत सरकार जो है जनवरी 2023 में ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया था। इसमें जो है जितने भी ग्लोबल साउथ के देश है उसको जो है आमंत्रित किया गया था और ग्लोबल साउथ के विकास के लिए कई प्रकार के पहल जो है की घोषणा की गई थी एकजुट करने के लिए। हिंद प्रशांत द्वीपीय देश, यह 14 द्वीपीय देशों का एक सहयोग मंच है, भारत द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो द्वीपीय देशों को जोड़ने के लिए, उनकी सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए वैश्विक जल गठबंधन। अभी हाल ही भारत सरकार G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर अध्यक्षता में वैश्विक जल गठबंधन जो है लॉन्च किया है। अभी 19 देश इसके सदस्य बन चुके हैं, 12 संगठन इसके सदस्य बने हैं। भारत इस गठबंधन के माध्यम से वैश्विक जो ग्लोबल साउथ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना चाह रहा है। हिंद प्रशांत नीति, भारत इस प्रशांत नीति के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। बहुपक्षीय आवाज बनने का काम, बहुपक्षीय मंच। आज भारत WTO, UNO, UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप में विकासशील देशों की आवाज, हितों की रक्षा करता है। एक्ट ईस्ट नीति, जैसा कि जानते होंगे एक्ट ईस्ट नीति क्या है। दक्षिण एशियाई देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए इस नीति का हम विस्तारित पड़ोसी नीति जो है और एक नीति, हाँ पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, तो विशेष साझेदारी बढ़ाने के लिए आसियान के देशों के साथ इस नीति को लॉन्च किया गया है जोड़ने के लिए। वैश्विक मैत्री पहल, कोविड-19 के खतरों से निपटने के लिए भारत जो है 100 से अधिक देशों को वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन की 300 मिलियन खुराकें प्रदान किया है। तो इन सब पॉलिसी के माध्यम से भारत ग्लोबल साउथ को क्या कर रहा है, एक कर रहा है, जोड़ रहा है, उसका नेतृत्व करने जा रहा है, आवाज बनने जा रहा है। पहले तो जोड़िए लोगों को, तब ना उस पर पहले जोड़ना पड़ेगा, पहले जोड़ना पड़ेगा, यह याद रखिएगा, पहले जोड़ना पड़ेगा। तो भारत एकजुट कर रहा है इन सब के माध्यम से, समझ रहे हैं, यानी आवाज बनने का प्रयास कर रहा है। अब कहिएगा कि अच्छा भारत के लिए ग्लोबल साउथ का क्या महत्व है। तो भारत के लिए ग्लोबल साउथ का क्या है, अगर भारत ग्लोबल साउथ का आवाज बनता है तो भारत के वैश्विक प्रोफाइल में वृद्धि होगा। भारत ग्लोबल नॉर्थ के देशों के सामने में आमने सामने बैठ के बात करेगा, जैसा कि अभी शुरुआत हो गई है, वैश्विक प्रोफाइल वृद्धि होगी। भारत अभी जैसा कि जानते हैं कि दुनिया टूट रही है, दुनिया में विभिन्न देशों के बीच जो है जो सहयोग है टूट रही है। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर दुनिया बटा हुआ है, यूक्रेन रूस युद्ध के मुद्दे पर दुनिया बटा हुआ है, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार के मुद्दे पर, WTO के विवाद निपटान के मुद्दे पे, IMF में सुधार के मुद्दे पे दुनिया टूट चुकी है। उत्तर दक्षिण विवाद में जो है दुनिया बटा हुआ है। तो भारत अगर ग्लोबल साउथ को आवाज बनकर दुनिया को एक कर सकता है, एकजुट कर सकता है, जोड़ सकता है, सतत विकास। अच्छा, आप जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य जो है 2030 तक 17 लक्ष्य उसको प्राप्त करना है। अभी दुनिया जो है इसको 12% लक्ष्य ही प्राप्त किया है। तो भारत ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट कर सतत विकास लक्ष्य सुनिश्चित कर सकता है।
जैसा कि जानते हैं कि ग्लोबल साउथ के देश प्राकृतिक संसाधन में समृद्ध है। ऊर्जा, वन संपदा, तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज, वन संपदा में समृद्ध है। कृषि भूमि के लिए समृद्ध है। जो भारत, अगर भारत ग्लोबल साउथ के देशों को, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनता है तो भारत को ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे माल की प्राप्ति, विस्तृत बाजार प्राप्त हो सकता है। सामरिक हित, ग्लोबल साउथ के देश की आवाज बनकर भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, द्वीपीय, हिंद प्रशांत के द्वीपीय क्षेत्र में अपने हितों को संरक्षित कर सकता है, उनके हितों को जो है सुरक्षित कर सकता है, अपने नौवहन संचालन को, नौसैनिक क्षमता को विस्तार कर सकता है। यूएनएससी जैसा कि आप जानते हो कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार है। अब प्रबल दावेदार तब सदस्यता तभी मिलेगी जब सभी देशों की वोटिंग होगी। तो भारत अगर ग्लोबल साउथ के बाद बनता है तो भारत की वैश्विक प्रोफाइल में वृद्धि होगी। अस्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी मिल जाएगी, सदस्यता मिल जाएगी। तो सदस्यता के लिए भी इन देशों का समर्थन बहुत जरूरी है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सहयोगी, जैसा कि जानते होंगे कि भारत आतंकवाद से लंबे समय से पीड़ित देश रहा है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत जो है ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट कर इस लड़ाई को मजबूती प्रदान कर सकता है। वसुधैव कुटुंबकम, जैसा कि जानते होंगे भारत की जो परंपरा और विरासत रही है, पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। भारत का कल्चर है भारत को, और सबकी कल्याण की बात करता है। आज विश्व में विकासशील देशों में, ग्लोबल साउथ के देशों में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा, निम्न विकास दर की समस्या से जूझ रहा है। भारत अपने वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण के रूप इन देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर बहुपक्षीय मंचों में यूएनओ, WTO, IMF, विश्व बैंक में विकासशील देशों के हितों की रक्षा कर सकता है। और जैसा कि जानते होंगे कि एशिया में ग्लोबल साउथ के देशों में भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता है। भारत ग्लोबल साउथ को का आवाज बनकर चीन के साथ जो संबंध है, गतिरोध है, जो प्रतिद्वंद्विता है, उसको संतुलित कर सकता है। तो ये सारे महत्व है, उसको आपको देखना है। अब भारत के लिए, भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बनने में क्या चुनौती है? सबसे बड़ा चुनौती है ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करना। ग्लोबल साउथ के देश है, उस देशों की आर्थिक स्थिति अलग है, सामाजिक स्थिति अलग है, राजनीतिक स्थिति अलग है। कई अलग अलग देशों की, कोई लोकतंत्रवादी है, कोई गणतंत्रवादी है, कोई राजतंत्र है, कोई अधिनायकवादी है। तो अलग अलग अर्थव्यवस्था का आकार भी अलग अलग है, सामाजिक संरचना अलग अलग है। तो बहुत बिखरा हुआ है, विभाजित है ग्लोबल साउथ के देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर। तो जब दुनिया विभाजित होता है तो फिर उसको एकजुट करना बड़ा चुनौती होता है। चीन के प्रभाव